नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने गायत्री क्लासेस में स्वागत है। हम बात कर रहे थे 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर की, जिसका नाम है अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाएं। इसके अब तक हम लोगों ने 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इसके लास्ट छठे पार्ट की बात करेंगे। तो इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं तो प्लीज़, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है जैव सुधारक। जैव सुधारक का मतलब होता है कि मृदाओं को जीवों द्वारा सुधारने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, जैव सुधारक कहा जाता है। या हम यूँ कहें कि क्या नाम से बायोलॉजिकली, किसके द्वारा, बायोलॉजिकली यदि हम उस मृदा को सुधारते हैं, जैसे पेड़ पौधों के द्वारा हम सुधारते हैं, यदि किसी छिलकों द्वारा हम सुधारते हैं, पत्तों द्वारा हम सुधारते हैं, तनों द्वारा हम उसे सुधारते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जैव सुधारक कहते हैं। तो चलिए, जो जैव सुधारक होते हैं इन्हें हम कार्बनिक सुधारक भी कहते हैं। मतलब इन जो जैव सुधारक होते हैं इन्हें कार्बनिक सुधारकों के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सीरा एवं प्रेस मड। क्या है दोस्तों, सीरा एवं प्रेस मड। अब सीरा एवं प्रेस मड जो होती है, इसका जो प्रयोग सबसे पहले किया था वो डॉक्टर नीलरत्न धर ने इसका प्रयोग किया था। नीलरत्न धर ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। किसने किया था? डॉक्टर नीलरत्न धर ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। किसका प्रयोग किया था? सीरा तथा प्रेस मड का जो उपयोग किया था इन्होंने किया था। इसका जो संगठन जो है वो है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वो 60 से 70% पाई जाती है। पोटाश की जो मात्रा होती है वो 4.5% इसमें पाई जाती है। चूने की जो मात्रा होती है वो इसमें 2% पाई जाती है। P2O3 की इसमें मात्रा जो होती है वो 0.5% पाई जाती है तथा नाइट्रोजन की मात्रा 0.5% इसमें पाई जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा भी 0.5% पाई जाती है। Fe2O3 तथा Al2O3 संयुक्त रूप से 0.5% इन दोनों की मात्रा इसमें होनी चाहिए। तो ये किसका रासायनिक संगठन हो गया? सीरा तथा प्रेस मड का रासायनिक संगठन होता है। मतलब ये मात्राएं इसके अंदर जरूरी है, तभी क्या नाम से ये सीरा और मड कहलाता है। यदि इनके अंदर से किसी भी मात्राओं की कमी हो गई तो ये सीरा या मड नहीं कहलाएगा, और जो काम ये करता है वो काम भी ये प्रॉपर्ली नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे आता है कि सीरे के प्राथमिक विच्छेदन से कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तथा विभिन्न प्रकार के इससे क्या बनते हैं, कार्बनिक अम्लों का भी निर्माण होता है। मतलब कहा गया है कि क्या नाम से सीरा और प्रेस मड का जब अपघटन होगा तो अपघटन होने के बाद में इसमें किसका निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनका भी इससे निर्माण होता है। यह है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल के साथ में अभिक्रिया करता है। क्या करता है? जल के साथ में अभिक्रिया कर। देखिए आप लोगों के CO2 जो है ये किसके साथ में अभिक्रिया करेगी? H2O के साथ में अभिक्रिया करेगी, और H2O के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती है? H2CO3 का ये निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? H2CO3 का निर्माण ये करती है। जो क्या करता है, जो क्षार जो होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? क्षार जो होते हैं उनको उदासीन करने का कार्य करते हैं। तो ये किसका रासायनिक संगठन होता है? ये सीरा तथा प्रेस मड का रासायनिक संगठन होता है। वापस से सुनिएगा, डॉक्टर नीलरत्न धर ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। इसका जो संगठन है वो मैंने बता दिया है। ये संगठन संपूर्ण रूप से आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका रासायनिक संगठन भी पूछे जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो दूसरा है वो हरी खाद तथा फसल अवशेष होते हैं। क्या होते हैं? हरी खाद तथा फसल अवशेष इसके अंदर होते हैं। अब देखिए, हरी खाद जैसे अपने ग्वार आती है, सनई आता है, ढेंचा के या आप लोग कह सकते हो कि इसके नाम लोगे कि हरी खाद किन किन से हमें प्राप्त होती है। तो इसमें से आप लोग लिख सकते हो ग्वार, सनई और ढेंचा। इसमें 3 नाम आप लोग लिख सकते हो। फिर आता है कि ढेंचा की कोशिका रस का जो pH होता है वो कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। तथा कैल्शियम ऑक्साइड जो इसमें पाया जाता है, इसमें 34.2% इसमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर प्राप्त होता है। इसके अपघटन से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बाहर निकलती है, जो पानी में घुलकर क्या करती है? अम्लता को कम करती है। क्या करती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है
अपघटन से, किसके अपघटन से, कैल्शियम ऑक्साइड के अपघटन से इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस किस में घुलती है, पानी के अंदर घुल करके उस मृदा की जो पीएच जो है उसके अंदर क्या करती है, उसकी पीएच को क्या करती है, कम करती है। क्या करती है, पीएच को कम करने का कार्य करती है। नेक्स्ट जो तीसरी है वो है कटाली खरपतवार का प्रयोग। कटाली एक प्रकार की खरपतवार है, ये घास होती है। तो इस कटाली का प्रयोग भी क्या करते हैं, पौधों के अपने जो मृदा है उसको सुधारने का कार्य भी ये कटाली भी करती है। तो इस खरपतवार का प्रयोग यूपी में क्षारीय मृदा सुधारकों में किया जाता है। किसके सुधारकों में किया जाता है, क्षारीय मृदा सुधारकों के रूप में किया जाता है। और किस जगह किया जाता है, यूपी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो संगठन होगा वो है, इसके अंदर KNO3 की जो मात्रा है वो 1 से 8% होगी। कितनी होगी, 1 से 8% के अंदर पाई जाती है। CaHPO4 की जो मात्रा होगी वो होगी इसके अंदर 0.4% पाई जाती है। CaSO4 की मात्रा 0.4% पाई जाती है। कार्बनिक अम्लों की मात्रा जो होती है इसमें 4.2% इसमें पाई जाती है। शर्कराओं की जो मात्रा है वो 9.8% इसके अंदर पाई जाएगी। और कटाली खरपतवार जो है इसका प्रयोग प्रति हेक्टेयर होता है 2.5 टन, 2.5 टन प्रति हेक्टेयर के अंदर क्या किया जाता है, इसको डाला जाता है। प्रति हेक्टेयर में 2.5 टन इसको डाला जाता है। ठीक है, आगे देखिए डी है जो चौथा है वो वनस्पतियों का प्रभाव है कि इसमें देखो कि सभी पादपों की जड़ें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पादप जो होते हैं, क्या होते हैं, पादप जो होते हैं ये क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद में जो इसकी जड़ें जो होती है वो भी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। अब आप सोचोगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण कर रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं होता, परंतु रात्रि के समय ये वाली अभिक्रिया होती है तो क्या करती है, ये उसके पानी के साथ में अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। और कार्बनिक जो अम्ल है वो है H2CO3। किसका क्या सूत्र है इसका, H2CO3 का निर्माण करती है, जो कैल्शियम आयन मृदा विलयन से सोडियम आयन को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। अब जो ये कैल्शियम आयन इसमें होंगे वो मृदा विलयन से किसको प्रतिस्थापित कर देंगे, सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। और इसके कारण जो मृदा है उसमें उसके अंदर क्या होता है, सुधार होता है। इसकी अभिक्रिया जो है वो मैंने बताया था कि जो अपने कार्बनिक अम्ल जो है, कार्बनिक अम्ल होता है H2 जो CO3 होता है, ये CaSO4 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा यहाँ से अपने, देखिए आप लोगों का Ca है, Ca ऐसा कैसा आप लोग यहाँ से निकल जाएगा HCO3 जो है CO3 का होल ट्वाइस। क्या है, CO3 का होल ट्वाइस। तो दोस्तों देखिए ये CaCO4 होगा, यहाँ पे क्या होगा, CaCO3 होगा। क्या होगा, ये रिएक्शन गलत है, आप लोग इसके अंदर इसको छोड़ दीजिएगा। तो इसमें देखिए H2 जो CO3 जो है आप लोगों के ये किससे रिएक्शन करेगा, CaCO3 से ही आप लोगों की रिएक्शन करता है। अब CaCO3 से रिएक्शन करने के बाद में क्या होगा कि Ca जो है, क्या है, Ca जो है ये इसकी 2 शाखाएं होगी। क्या होगी, इसकी 2 शाखाएं। तो HCO3 तो एक शाखा पर जुड़ जाएगी और HCO3 इसकी दूसरी शाखा पर जुड़ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को जो बनेगा वो बनेगा CaHCO3 मतलब ये जो लास्ट का उत्पाद है वो हमारे यहाँ पे बनेगा। ये CaSO4 की जगह CO3 आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, CO3 आएगा। तो आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। CaS जो CO3 है ये क्या करेगा, सोडियम क्ले से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करेगा, सोडियम क्ले से अभिक्रिया करेगा। और ये सोडियम जो है ये संपूर्ण इसको लेकर के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो है बनेगी, क्या बनेगी, कैल्शियम क्ले का निर्माण होगा और NaCO3 का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। और ये इससे लीचिंग प्रोसेस द्वारा क्या हो जाएगा, मृदा के निचले स्तरों में चला जाता है। ठीक है, आगे है लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन। किस प्रकार से हम लवणीय और क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन कर सकते हैं, तो देखिए लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन जो होगा वो निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है खेत की तैयारी तथा जुताई की विधियां। देखिए खेत की तैयारी और जुताई की विधियों द्वारा भी क्षारीयता और लवणीयता को क्या किया जाता है, सुधारा जा सकता है और इसे क्या किया जाता है, कंट्रोल में किया जा सकता है। इसकी देखिए इस प्रकार की विधि में समतल किया जाता है। क्या किया जाता है, समतल किया जाता है। इसके
पश्चात ही इसकी सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। सबसे पहले खेत जो ऊबड़ खाबड़ होगा उसको क्या कर लेते हैं? समतल कर लेते हैं। समतल करने के बाद में क्या होगा? उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने का तात्पर्य ये है कि उसके अंदर पानी भरा जाता है, और पानी भरने के कारण क्या होता है? खेत बिल्कुल एक समतल होगा तो पानी सभी जगहों पर बिल्कुल एक समान इसके अंदर क्या होगा? प्रसारित होगा या फैलेगा, और फैलने की जो लीचिंग प्रक्रिया जो इसके अंदर आगे संपन्न होगी, प्रक्रिया क्या होगी? बिल्कुल इक्वली पूरे खेत में संपन्न होगी और समान मात्रा में संपन्न होगी। यह प्रक्रिया क्या की जाती है? नमी युक्त मृदाओं में की जाती है। किसके अंदर की जाती है? नमी युक्त मृदाओं में। मतलब जब हम खेत को समतल कर रहे हैं तो नमी युक्त मृदा में ही करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम खेत को समतल करेंगे तो जो ठोस मृदा होगी उससे क्या हो जाएगा? ढेले बन जाते हैं, और ढेलों को फिर एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण सबसे पहले नमी युक्त मृदा, उसको नमी उस खेत को देनी चाहिए। उसके बाद हम उस खेत को जोतना चाहिए, समतल करना चाहिए। उसके बाद में उसके अंदर पानी भरना चाहिए, जिससे कि लीचिंग प्रक्रिया उसमें संपन्न हो सके। तो ये लीचिंग प्रोसेस उसका कहलाता है। नेक्स्ट आती है क्यारियों की तैयारी तथा रोपण की विधि। किस प्रकार से क्यारियों की तैयारी की जाती है और रोपण किया जाता है? देखिए, क्यारियों को पूर्व से पश्चिम की ओर बनाना चाहिए। देखिए, ये एक मेथड होता है पूर्व से पश्चिम का। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ही खेत की क्या की जाती है? जुताई की जाती है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ ही इन क्यारियों को बनाना चाहिए होता है। अंकुरित बीजों को मेड़ के ढालों पर ही मेड़ के ढाले पर ही उगाना चाहिए। अब देखिए, जो अंकुरित बीज जो है ये मेड़ पर ही क्यों उगाना चाहिए? क्योंकि जो बीज होते हैं इनको जब हम मेड़ पर उगाते हैं तो ये क्या होते हैं कि जब इनका अंकुरण होता है, और अंकुरण होने के बाद में इनका जो संपर्क होता है वो शुद्ध मृदा से होता है, न कि किसी लवणीय या क्षारीय मृदा से होता है, जिसके कारण कि उस मृदा का जो प्रभाव है वो इन अंकुरित बीजों पर पड़ सके। तो इसलिए इसकी मेड़ पर इसको किया जाता है। नेक्स्ट आती है तीसरा, सिंचाई प्रोसेस। क्या आती है? तीसरा, सिंचाई प्रोसेस। जल मृदा में लवण को क्या करता है? तनु करता है, जिससे लवण नीचिंग प्रक्रियाओं द्वारा क्या हो जाते हैं? निचले स्तरों में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं कि देखिए, यदि हम मृदा के अंदर लगातार पानी डालते रहें या उसकी सिंचाई करते रहें तो क्या होगा? उसमें पानी भर दो तो लवण जो होंगे वो जल में विलय होते हैं, और जल में विलय होने के कारण क्या होंगे? वो मृदा के निचले स्तरों पर चले जाते हैं, जिससे लवण नीचिंग प्रक्रिया द्वारा मृदा के निचले स्तरों पर चले जाएंगे, और पेड़ पौधों के या हमारी जो फसल है उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आगे आता है सस्य संबंधित क्रियाएं। इन सस्य संबंधित क्रियाओं द्वारा भी क्या होती है कि हम जो बीज अंकुरित होंगे या हमारी खेती होगी उन्हें लवण और अम्ल, ये मृदाओं से जो अम्लीय मृदाएं हैं उनके प्रभाव से हम बचा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर, लवण प्रतिरोधी फसलों का चुनाव। मतलब मान लीजिए यदि लवणीय मृदा है तो उसके अंदर लवण प्रतिरोधी ही फसलें उगानी चाहिए, जिससे कि क्या नाम से वो अधिक से अधिक लवणता को भी क्या करे? सहन कर सके। सबसे पहला इसमें आता है, इसे भी के भी दो भाग किए हुए हैं। सबसे पहला भाग है अंकुरण। क्या है सबसे पहला भाग इसका? अंकुरण। अब देखिए, फसलों का चुनाव करते समय बीजों के अंकुरण पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। क्या जोर देना चाहिए? बीजों के अंकुरण पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि कुछ फसलें जैसे चुकंदर अंकुरण के समय क्या होती है? लवणता को सहन नहीं कर पाती, परंतु अंकुरण के पश्चात जो चुकंदर होता है ये क्या करता है? लवणता के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। इसी प्रकार से मोटे धान की जो जातियाँ होती है वो लवण प्रतिरोधी होती है, जैसे बाजरे को लवण युक्त मृदाओं में क्या किया जाता है? उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अंकुरण पर भी उस फसल को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में इसका टॉपिक आता है लवण सहिष्णु फसलें उगाना। अब इसमें लवण सहिष्णु फसलें भी हम उगा सकते हैं। किस प्रकार उगा सकते हैं? देखिए कि अम्लीय मृदा जिनके सुधार का कोई तरीका नहीं होता है उसमें लवण सहिष्णु फसलें उगाई जाती है। मतलब जो लवणता को क्या कर सके? सहन कर सके। जैसे मूंग है, उड़द है, चना है, मटर है, मूली है, ये क्या है? और क्या नाम से नाशपाती है, बादाम है और नींबू है। ये क्या है? अधिक लवणीय मृदाओं को भी सहन कर जाते हैं, जिसके कारण फसलें आराम से इनकी संपन्न हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक पॉइंट है इसके अंदर, बीजों का उपचार। तो ये देखिए दोस्तों कि इसे बीजों के अंकुरण से पहले ही हम क्या करते थे? बीजों का उपचार कर देते हैं, और जिससे क्या नाम से उन बीजों के अंकुरण के बाद में उसमें उनके नष्ट होने की संभावना क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। किस प्रकार से होती है?
हम देखते हैं कि बीजों को बुआई से पूर्व उन्हें लवणीय, यदि मान लीजिए लवणीय मृदा है तो लवणीय विलयन के अंदर उनको क्या किया जाता है, डुबो दिया जाता है और फसलों में लवण प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। जैसे धान के बीजों को 1% लवणीय विलयन में डुबोने से उनकी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ती है। देखिए दोबारा सुनिएगा कि बीजों की बुआई के समय यदि मान लीजिए लवणीय मृदा हमारे पास में है और लवणीय मृदा में हम उन बीजों को उगा रहे हैं तो उससे लवणीय मृदा के विलयन पे ही उसको क्या कर देना चाहिए, डुबो देना चाहिए। और डुबोने से क्या होती है कि उसकी जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से उसके बीज के अंकुरण पर लवणीयता का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब जैसे धान के जो बीज होते हैं इसके अंदर 1% मतलब 1% का लवणीय विलयन के इसके अंदर इनको डुबो करके ही क्या नाम से खेत में बोना चाहिए, जिससे कि आपके बीजों के उपचार जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है लवणीय मृदा पर फसल चक्र का प्रभाव, मतलब लवणीय मृदा को क्या किया जाता है, फसल चक्र द्वारा भी क्या किया जाता है, उसका उपचार किया जा सकता है। किस प्रकार से करते हैं वो भी देख लेते हैं कि इस प्रकार की मृदाओं में सदैव फसल उगानी चाहिए। इस प्रकार की मृदाओं में क्या होती है, हमेशा फसल उगानी चाहिए, पड़त इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसे पड़त हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए, इसकी लवणता में कमी होती रहती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। मतलब फसल को लगातार बोने को ही क्या कहते हैं, फसल चक्र कहा जाता है। जैसे सबसे पहले किसकी उगा दी, धान की फसल उगा दी, फिर जौ की फसल उगा दी, फिर चावल की फसल उगा दी, पड़त छोड़ेंगे नहीं, फिर धान की फसल उगा दी, फिर सरसों की फसल उगा दी, ठीक है। फिर सरसों की फसल उगाने के बाद में ढेंचा, फिर गेहूँ, फिर धान, फिर आलू उगा दिया, फिर धान उगा दिया, फिर बरसिम उगा दी, फिर इसको क्या कर देते हैं, पड़ा छोड़ दिया जाता है, फिर सरसों, फिर बाजरा, फिर जई इसके अंदर उगा दी जाती है। तो इस तरीके से लवणीय मृदाओं पर फसल चक्र को अपना करके हम लवणीय मृदाओं पर भी खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें चौथा, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग। अब किस प्रकार से खाद और उर्वरकों के प्रयोग से भी हम इनको लवणीयता और क्षारीयता को मात दे सकते हैं। देखिए कि उर्वरकों का उनकी निर्धारित मात्रा से अधिक देकर फसलों पर लवणता का असर क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि किसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए उसे किसी चीज़ का लालच देते हैं तो क्या हो जाता है, वो उस लालच की तरफ केंद्रित उसका ध्यान होता है, जबकि हम उस अपना दूसरा काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि जो लवण है उनको लालच दिया, किसका लालच दिया, हमने उर्वरकों का लालच दिया और लोग लवण उर्वरकों के साथ में क्रिया करने में क्या हो जाएंगे, व्यस्त होते हैं और इससे हमारी फसल अंकुरित होकर के क्या हो जाती है, बड़ी होती है, जिसके कारण लवणीयता का प्रभाव उन पर क्या हो जाता है, कम पड़ता है या असर होता ही नहीं है। जैसे इसमें अब आगे प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे खारे पानी का प्रबंधन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पे बताया हुआ है। पहला है पानी की मात्रा एवं अंतराल। अब पानी की मात्रा जो पौधों को दी जाती है और उसका अंतराल भी जो होता है वो किस प्रकार से हम उसको संतुलित कर सकते हैं। एक तो कम अंतराल पर हल्की सिंचाई करने से ऊसर मिट्टी में ज़्यादा लाभ रहता है। मतलब मान लीजिए हम कम अंतराल मतलब जैसे देखिए, जैसे 3 दिन में पानी दे रहे, 4 दिन में पानी दे रहे, तो उसके अंतराल को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाना चाहिए। मतलब 1 दिन में ही फिर उसको क्या देना चाहिए, पानी देना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर समय क्या होता है, इसमें कम समय कर देना चाहिए। मतलब मिट्टी में 50% नमी रह जाए तभी तुरंत उसकी क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे कि उस फसल का हम क्या कर सकें, लवणीयता और क्षारीयता का हम उसमें सुधार कर सकते हैं।